विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फर्स्ट ईयर के वोकेशनल कोर्स जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिकल में इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न और उनके सटीक उत्तरों को बताने वाली इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके छठे प्रैक्टिकल पर आधारित प्रश्नोत्तर की जानकारी देंगे। इस प्रैक्टिकल का शीर्षक है फसलों यानी गेहूं, चावल और मक्का के लिए पोषक आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरक आवश्यकता की गणना करना। यानी गेहूं की फसल अगर हम बोते हैं तो गेहूं की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उसकी पोषक आवश्यकता क्या है, चावल बोते हैं तो उसके लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए और मक्का के लिए कौन से पोषक तत्व चाहिए, और इन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता होगी। रासायनिक उर्वरक हों या जैविक उर्वरक हों, गोबर खाद हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, आदि आदि, उसकी गणना कैसे की जा सकती है। तो इस पर आधारित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकेंगे और उसके क्या क्या उत्तर होंगे। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर का सिलसिला। तो सबसे पहले यही पूछा जा सकता है कि पोषक आवश्यकता क्या होती है। तो हम कहेंगे कि बीजों के अंकुरित होने और पौधों के विकसित होने तथा उनके बड़े होने और उनमें फल फूल लगने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सरल भाषा में पोषक तत्व कहते हैं। प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व और अलग अलग मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर क्या समझाया गया है। पोषक तत्वों की लागत के बारे में बताया गया है कि फसलों को उगाने के लिए मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्वों की उपलब्धता होनी चाहिए। पोषक तत्वों का महत्व क्या है कि जब तक मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व नहीं होंगे तब तक फसलें या तो ठीक से उग नहीं सकेगी या उगेगी ही नहीं, और उगेगी तो अच्छी फसल नहीं देंगे। अगर मान लीजिए मिट्टी में पोषक तत्व प्राकृतिक तौर पर नहीं है तो फिर क्या करना होगा उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यानी पोषक तत्वों की कमी होने पर फिर हमें उर्वरकों का प्रयोग करना होता है। किन पोषक तत्वों की कमी है, जब तक यह पता नहीं चलेगा तब तक हम उर्वरक का भी निर्धारण नहीं कर पाएंगे। कितनी कमी है यह पता नहीं चलेगा तो कितनी मात्रा में हमें उर्वरक की आवश्यकता है यह भी पता नहीं चलेगा। क्या होता है, उत्पादन में वृद्धि कैसे होती है। उर्वरकों का उचित उपयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है जिससे किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है उर्वरकों की, ताकि हम फसल के उत्पादन में वृद्धि कर सकें। फसल के उत्पादन में वृद्धि करने से क्या होगा, किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होगी। पोषण संतुलन की क्या बात बताई है इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को संतुलित रूप में होना चाहिए। इसका ध्यान रखकर ही उर्वरक का उपयोग किया जाना चाहिए। बच्चों, जैसा आपको पता है कि 17 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वर्तमान में। किस फसल के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए, इसे हम पोषक तत्वों का संतुलन कहते हैं। उतनी ही मात्रा में अगर हम पोषक तत्वों को प्रदान करेंगे तो फसल अच्छी आएगी। अगर हमने इस संतुलन को बिगाड़ दिया यानी किसी पोषक तत्व की मात्रा बहुत अधिक कर दी और किसी की कम और किसी को गायब ही कर दिया तो वह पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग नहीं कहलाएगा और ऐसी स्थिति में फसलें अच्छे से हमें प्राप्त नहीं होगी। आगे देखिए, फसलों की पोषक आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की आवश्यकता की गणना कैसे की जाती है, यानी हम कैसे करेंगे कि किस फसल के लिए कितने उर्वरक आवश्यक है। तो देखिए इसके कुछ आधार बनाए हैं। सबसे पहले मिट्टी का विश्लेषण करना पड़ेगा हमको। मिट्टी का नमूना लेना होगा और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से हमें उसका परीक्षण करवाना होगा। उससे क्या होगा, देखिए सुनिए। फसलों की पोषक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए पहले मिट्टी का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है। इसमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का परीक्षण हो जाता है। इसके आधार पर हमें क्या पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से कम हैं और कौन से नहीं हैं। जो हैं उनके लिए हमें अलग से पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं, जो कम हैं या जो नहीं हैं
उसके लिए फिर हमें पोषक तत्व देना होगा और उसके आधार पर हम पोषक आवश्यकताओं का निर्धारण कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे। मिट्टी के विश्लेषण के आधार पर फसल विशिष्ट की पोषण आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सकता है। इससे उर्वरक की मात्रा और प्रकार का अनुमान लगाया जा सकेगा, कितनी मात्रा में देना है और कौन से प्रकार का उर्वरक देना है। अगर मान लीजिए नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन देंगे, पोटेशियम कम है तो पोटेशियम कम देंगे। और यदि फसल के फलने फूलने का समय है, बोरान कम है तो बोरान दे देंगे। और आगे देखिए, मिट्टी की पोषक आवश्यकता और फसल विशिष्ट की पोषण आवश्यकता के आधार पर किसान द्वारा उर्वरक की मात्रा और प्रकार का निर्धारण किया जाता है, ताकि फसल को उचित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हो सके। साथियों, ये तो सामान्य हमने वर्णन किया। अब हमारे पास 3 फसलों के लिए पोषक आवश्यकताओं का निर्धारण करना है, गेहूं के लिए, चावल के लिए और मक्का के लिए। तो हमसे पूछ सकते हैं कि भाई गेहूं के लिए कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए। तो हम कहेंगे गेहूं के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन की क्यों आवश्यकता होती है या अधिक आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि यह पत्तों के विकास और उसके हरे भाग के लिए महत्वपूर्ण होता है। गेहूं के लिए फास्फोरस भी चाहिए। फास्फोरस क्यों चाहिए? फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है और साथ ही साथ गेहूं की जो उम्बी आपको दिखाई दे रही है, इसमें बीज भरने में भी फास्फोरस की भूमिका होती है और फसल को पकने की गुणवत्ता को भी फास्फोरस बेहतर बनाता है। तो गेहूं के लिए नाइट्रोजन फास्फोरस हो गया। अब पोटेशियम देखिए, पोटेशियम भी चाहिए। पोटेशियम फसल के जीवन को बढ़ाने और रोगों से सुरक्षा करने में मदद करता है। साथ ही साथ ये जो गेहूं का पौधा होता है, इसको खड़े होने में और रोगों से लड़ने में भी सहायता देता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि मुख्य रूप से गेहूं के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो गेहूं की फसल के लिए कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जिन्हें हिंदी में कहते हैं, लोहा है, जिंक है, बोरान है, तांबा या कॉपर है, ये भी अगर पोषक तत्व गेहूं को उपलब्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल और अच्छे से प्राप्त होती है। तो साथियों, देखा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और माइक्रोन्यूट्रिएंट। अब इसमें देखिए कि उर्वरक और फसलों की पोषक आवश्यकता के बारे में क्या बताया गया है कि फसलों की पोषक आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों की मात्रा की गणना की जाती है। 1 एकड़ में हमें गेहूं की फसल लेना है तो कितने उर्वरक आवश्यक होंगे, यह इस बात पर निर्धारित होगा कि हमारे खेत की मिट्टी में मूल रूप से कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं और कितने कम हैं। जिन जिन की कमी होगी उनको हम उसमें मिला देंगे। जैसे नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन हम उसमें देंगे, फास्फोरस, पोटेशियम, या फिर हमारे पास अगर उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हैं, जैसे अभी बताया गया कि लोहा उसमें कम है या जिंक कम है, बोरान कम है, तांबा कम है, तो इस आधार पर हम तय करेंगे कि गेहूं की फसल के लिए कितनी उर्वरक की आवश्यकता है। आइए अब फसल बदलते हैं, मक्का की फसल। मक्का की फसल के लिए भी आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए। साथियों, ये 3 ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी प्राय प्राय सभी फसलों में बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यदि आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो आप यह कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, फास्फोरस की, पोटेशियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब मक्का के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों होती है? देखिए, मक्का की फसल के लिए नाइट्रोजन प्राथमिक पोषक तत्व होता है। इसकी मुख्य आवश्यकता भूमि की उर्वरता को बनाए रखने और पौधों में वृद्धि करने और उसके विकास के लिए होती। पौधे बढ़ते भी हैं और विकसित होते हैं। फास्फोरस की भूमिका क्या होती है? जड़ों का विकास करती है और उसके फूलों का विकास करती है। पोटेशियम की क्या भूमिका होती है इसमें? इसमें पोटेशियम पौधों को सख्त बनाता है और गुणवत्तापूर्ण फसल को तैयार करने में सहायता देता है। अब देखिए, मक्का की फसल के लिए उर्वरक आवश्यकता की कैसे गणना हम करेंगे। नाइट्रोजन चाहिए, अत्यधिक आवश्यक है ये। फास्फोरस चाहिए, जड़ों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पोटेशियम चाहिए, पौधे को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। साथियों, डिस्क्रिप्शन देखिए, जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, उतनी आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। तो मक्का की फसल के लिए मुख्य रूप से 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए, फास्फोरस जड़ों के लिए और पोटेशियम पौधों की मजबूती के लिए। ये 3 चीज़ अच्छे से ध्यान रख लीजिए। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए होता है,
फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए होता है और पोटेशियम पौधों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है। किसी भी प्रकार की फसल में इनकी यही भूमिका मुख्य रूप से होती है। मक्का के लिए उर्वरक की आवश्यकता की गणना कैसे करेंगे? वही मिट्टी का परीक्षण करवाएंगे और जो तत्व उसमें कम होगा उसको हम पर्याप्त मात्रा में पूर्ति करने के लिए उस हिसाब से मात्रा तय करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो मक्का की फसल के लिए 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता प्रति एकड़ होती है। सामान्यतः इसी मात्रा में अन्य फसलों में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः कुछ फसलों में कम ज़्यादा अनुपात होता है। कंपोस्ट खाद की अगर हम बात करें तो इसके अलावा 1 एकड़ में हम 5 से 10 टन कंपोस्ट खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए, तो इससे हमारी फसल और अच्छी आएगी। चलिए चावल की तरफ चलते हैं। चावल की फसल के लिए कौन कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? आप देख पा रहे हैं वही 3 मुख्य रूप से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और वही काम है, नाइट्रोजन चावल की फसल की वृद्धि और विकास करेगा, फास्फोरस क्या करेगा? जड़ों की विकास करेगा, फूल तथा फल पैदा करने में भी भूमिका निभाएगा। पोटेशियम क्या करेगा? पोटेशियम पौधों की सामान्य वृद्धि, रोग प्रतिरोध क्षमता और फसलों की गुणवत्ता और मजबूती को बेहतर बनाने का काम यहाँ पर भी करेगा। चावल की फसल के लिए उर्वरकों की क्या क्या आवश्यकता होती है? अभी हमने बात करी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ सल्फर भी महत्वपूर्ण होता है। क्या भूमिका निभाते हैं एक बार और देख लेते हैं। हमेशा काम आने वाली ये चीज़ है, आगामी 2 वर्षों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चावल की फसल के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग अनिवार्य है, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। फास्फोरस पौधों की जड़ों के विकास और फूलों के निर्माण में मदद करता है। पोटाश क्या करता है? पौधों को रोग और कीट प्रतिरोध क्षमता प्रदान करता है, पौधे स्वस्थ होते हैं और मजबूत होते हैं। सल्फर नया आया है पोषक तत्व, उसकी बात करते हैं। सल्फर भी चावल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह पौधों की पीलापन को रोकने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने में काम आता है। पौधे पीले नहीं पड़ते और उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। कितना उर्वरक चाहिए? तो अब यहाँ पर देखिए, चावल की फसल के लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़, फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति एकड़, पोटेशियम 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा हम मिट्टी की जांच करके पता कर लेंगे, जिसकी ज़्यादा कमी होगी उससे हम ज़्यादा मात्रा में दे सकेंगे और जो पर्याप्त मात्रा में होंगे उसकी हम मात्रा को कम कर सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसमें आप कई बेसिक्स बातें सीख पाए हैं। एक बार में कुछ चीज़ें याद नहीं हुई है तो आप पुनः सुनिए। और नोट बनाना सबसे अच्छी आदत होती है। जितने आप नोट्स बनाएंगे उतने ही आपकी कंसेप्ट क्लियर होती जाएगी। जितना लिखेंगे उतना सीखेंगे। साथियों, वीडियो की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। हम आगे के 6 प्रैक्टिकल और आपको बताने की कोशिश करेंगे, बल्कि अब तो 5 ही प्रैक्टिकल बचे हैं, उन पर भी वीडियो बनाने का हम प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मुझे मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।